नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धुमिजा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएफ ड्रीमर्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर इन डिटेल। इन डिटेल इन द सेंस हम कह सकते हैं कि आज की वीडियो में हम चारों के चारों मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। वो चारों मार्केट्स कौन सी हैं? दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और उसी के साथ ओलिगोपोली को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपके साथ यूनिट 3 कंप्लीट डिस्कस कर चुका था, बट कुछ टॉपिक्स हमारे स्किप हो गए थे, जिसको जो है मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इससे प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके अंदर जो है मैं आपके साथ कंज्यूमर बिहेवियर और यूटिलिटी एनालिसिस को डिस्कस कर चुका हूँ, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस आस्क कर रखे हैं जिनका आंसर आपको देना है। मेनली उन क्वेश्चंस के बेस पे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ भी है या नहीं हुआ। क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप अपने आप को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और वैसे भी चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं। ओके, सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नेट यूजीसी एंड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए, ओके, सो आज की वीडियो में हम कौन कौन सा कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, मार्केट होता क्या है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह कैटेगराइज कर रखा है हमने, उसके बारे में। उसके बाद हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे कि हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जहां से मेनली क्वेश्चन हमें दिख जाता है, और टाइम एलिमेंट का क्या रोल है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अगर उसके बाद हम बात और मोनोपोली मार्केट में हम किस तरह इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं, और मोनोपोली के अराइज होने के क्या क्या रीजन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में ही। प्राइस मार्कअप क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ इसमें से। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देन हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, ठीक है, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कंसंट्रेशन रेशियो क्या होती है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। देन हम बात करेंगे ओलिगोपोली, उसके फीचर्स और ओलिगोपोली मॉडल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि आपको 5 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको आपने ही अटेम्प्ट करना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट है क्या, क्योंकि हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मार्केट क्या है। जनरल सेंस में बात करें तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, बाय और सोल्ड करते हैं। जहां पर हम गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं, बाय और सोल्ड करते हैं, जनरल सेंस की बात करें। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में हमने कहा है कि मार्केट क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू बायर और सेलर जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बायर और सेलर क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और गुड्स को बेचते हैं एट द म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। ठीक है, जैसे कि आजकल तो हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं, अब उसमें कोई प्लेस तो नहीं है, लेकिन बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विस को खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, मार्केट है। तो मार्केट एक मैकेनिज्म है, मेन बात ये है, इकोनॉमिक्स टर्म्स में मार्केट को एक मैकेनिज्म कहते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर को कैटेगराइज कर रखा है 2 पार्ट्स में, एक होता है परफेक्ट मार्केट, एक होता है इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, परफेक्ट मार्केट क्या होता है, इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इम्परफेक्ट मार्केट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डेट इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली। ओके, तो परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट, मेन हमारी 2 ही होती हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के आगे 3 कैटेगरी होती हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और उसी के साथ ओलिगोपोली। अब डिस्कस करते हैं इनके बारे में। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, हु ट्रांजैक्ट होमोजीनियस और सिमिलर गुड्स। तो एक ऐसी मार्केट जहां पर काफी संख्या में हमारे सेलर भी हैं और बायर भी हैं, और जो सेलर गुड्स बेच रहे हैं वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब गुड्स जो है वो सिमिलर हैं। लाइकवाइज अगर ए सेलर है, वो मान लो कोई बिस्किट बेच रहा है, उसी कंपनी का बिस्किट जो है ए भी बेच रहा है, और दोनों सेम प्राइस पर ही बेच रहे हैं। ठीक है, मान लो प्राइस 5 रुपीज है, तो 5 रुपए में ही दोनों सेलर जो है उस चीज को सेल कर रहे हैं। और इस मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो भी क्या है, काफी क्वांटिटी में है। तो अगर मान लो ए सेलर कहता है कि नहीं, मैं तो 4 रुपए में बेचूंगा, भाई तू बेच ले, अगर तू 4 रुपए में बेचेगा और सारी इंडस्ट्री उसको 5 रुपए में बेच रही है तो तेरे को ही लॉस होएगा। तो ये कंपलसरी है कि इस मार्केट में जो प्राइस होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं, और सारी फर्म्स जो है उसी प्राइस पर क्या करती हैं, सेल करती हैं एट ए प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट और इंडस्ट्री। तो इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो प्राइस फिक्स किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं, इंडस्ट्री। मतलब कि जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। जो सा प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन कर दिया उसी प्राइस पर जो है
क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो आप अपने कस्टमर को लूज कर जाओगे, कस्टमर खो दोगे, और अगर आप उससे कम का करोगे तो खुद को ही आप क्या करोगे, लॉस फेस करोगे। ठीक है, तो आपको उसी प्राइस पर सेल करना पड़ेगा जो सा प्राइस हमारी इंडस्ट्री ने क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया। सो इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। जैसे कि अगर हम बात करें पानीपत के अंदर, तो पानीपत के अंदर हैंडलूम इंडस्ट्री है। अब उस हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स आती हैं वो सिमिलर, जैसे कि कारपेट है या कर्टेन्स है, ये सारा मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। नंबर ऑफ फर्म्स जो सिमिलर गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है वही हमारी क्या कहलाती है, इंडस्ट्री कहलाती है। ओके, तो अगर एक ब्रीफ में बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होती हैं, और होमोजीनियस प्रोडक्ट को ही क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं एट द फिक्स्ड प्राइस। तो यही होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन। अब इसी के कुछ फीचर्स भी हैं। इससे पहले इसका एक एग्जांपल है। जनरली परफेक्ट कंपटीशन का कोई रियल एग्जांपल नहीं होता। वैसे तो एग्जांपल इसका एग्रीकल्चरल मार्केट है और साथ में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसका एग्जांपल है, बट इन रियल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये जान लीजिए। सबसे पहला फीचर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो इस मार्केट के अंदर सबसे मेन जो बात यह है कि इसमें जो सेलर्स हैं और बायर्स हैं दोनों ही लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी नई फर्म इसमें एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म इसको छोड़कर जा सकती है। तो किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई बैरियर नहीं देखने को मिलेगा इस मार्केट के अंदर। थर्ड है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। जितने भी सेलर्स हैं सबके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं। परफेक्ट नॉलेज, अब हम कस्टमर्स हैं, हमें बिल्कुल हर एक चीज़ की नॉलेज है। हमें ये पता है कि ये प्रोडक्ट बाजार में कितने रुपए का मिलेगा। इस प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपये है तो 5 रुपये में ही मैं जाकर लेके आऊँगा। ठीक है, इसके बाद फर्म इज ए प्राइस टेकर। तो फर्म इस मार्केट के अंदर प्राइस टेकर होती है, मतलब कि वो खुद से प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकती। मान लो कोई बिस्किट है, मैं नहीं कह सकता कि मैं इसको 6 रुपये में बेच लूँ या 10 रुपये में बेच लूँ, मेरे को उसी रेट पर सेल करना पड़ेगा। इंडस्ट्री ने जो है प्राइस को डिटरमाइन कर रखा है, उसी प्राइस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। नो सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट क्या मतलब है कि यहां पर जो है सभी के पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके रिगार्डिंग मुझे किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रोडक्ट्स में कुछ यूनिक है, नहीं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो किसी भी तरह की मेरे को एडवर्टाइजमेंट करने की या कोई और प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो नील होती है, कोई भी सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे, जो मेन फीचर्स थे कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, फर्म इज ए प्राइस टेकर एंड नो सेलिंग कॉस्ट। अब बात आती है कि हम इसमें इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं, किस प्राइस पर एक फर्म सेल करेगी। तो प्राइस जो है, मैंने आपको पहले ही कहा कि प्राइस जो डिटरमाइन किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है, मार्केट और इंडस्ट्री के थ्रू किया जाता है। और वो कैसे डिटरमाइन करेगी, वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर ही क्या करेगी, प्राइस को डिटरमाइन करेगी। तो जिस पॉइंट पर हमारी डिमांड और सप्लाई स्ट्रक्ट हो जाती है वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो देखिए ये डिमांड कर्व है, हमने इंडस्ट्री के शो कर रखा है, ये हमारी डिमांड कर्व है और ये हमारी सप्लाई कर्व है। तो जिस पॉइंट पर ये स्ट्रक्ट कर गए वो पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो जितना प्राइस हमारी इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया, जितना प्राइस हमारी इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया, फर्म क्या करेगी, उसी प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करेगी, उसी प्राइस पर प्रोडक्ट को क्या करेगी, सेल करेगी। तो प्राइस इज इक्वल टू AR, और एवरेज रेवेन्यू को ही हम क्या कर देते हैं, वो प्राइस कह देते हैं। ओके, सो अब इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है फर्म की, हम कब कहेंगे कि एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। तो कंडीशन इसकी 2 होती हैं, सभी में 2 कंडीशन मिलेंगे आपको। पहले तो ये है कि हमारे जो MR है, जो MR है वो इक्वल होना चाहिए किसके, MC के। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि MC जो है MR को कट करेगी फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करेगी। अब इसको ग्राफिकली समझिए। अब आपने प्राइस तो डिटरमाइन कर लिया, प्राइस खुद से डिटरमाइन नहीं किया, जो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन करा उसी प्राइस पर आपको क्या करना है, सेल करना है। तो AR जो है हमारा MR के इक्वल होता है। देखिए AR जो है हमारा MR के इक्वल है, और जो प्राइस डिटरमाइन कर दिया इंडस्ट्री ने उसी प्राइस पर हमको क्या करना है, सेल करना है। ये हमारी MC कर्व है। और अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, कितना आउटपुट मुझे सेल करना है और किस प्राइस पर करना है, वो जानिए। अब मैंने आपको कहा था कि MC जो है MR के इक्वल होना चाहिए। अभी देखो 2 पॉइंट पर है, एक T पॉइंट ऐसा है जहां पर MC MR के इक्वल है, और एक R पॉइंट है जहां पर MC MR के इक्वल है। सेकंड कंडीशन ये थी कि जो MC है वो MR को बिलो से, नीचे से कट करेगी। तो देखिए MC जो है MR को नीचे से कहां से कट कर रही है, कट तो यहां से भी कर रही है लेकिन यहां ऊपर से कर रही है T पॉइंट पर,
और आर पॉइंट पर नीचे से कर रही है, तो आर पॉइंट ही हमारा कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो दोनों कंडीशन जहां पे फुलफिल हो जाती है वही हमारा कौन सा पॉइंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। तो इतना ही O2 जो आउटपुट है, इतना आउटपुट फर्म सेल करेगी तो फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें ये बताता है कि कितना आउटपुट जो है फर्म को किस प्राइस पर सोल्ड करना चाहिए कि उसको प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी हमारी, एमसी एमआर के इक्वल हो जाएगा और एमसी जो है कट करेगा एमआर को नीचे से, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा और उसी पॉइंट पे फर्म को क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइम एलिमेंट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में टाइम एलिमेंट का क्या रोल है इसके बारे में जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया हुआ इसमें से। तो हमारे पास मेनली 4 जो है टाइम पीरियड होते हैं, कौन कौन से, मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड सेकुलर पीरियड। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट पीरियड की। तो मार्केट पीरियड क्या होता है, सो मार्केट पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर जो है सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी चेंज, जिसके अंदर जो कमोडिटी की सप्लाई है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जितना हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है उतना ही हम सेल कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा डिमांड आई तो हम स्टॉक को नहीं बढ़ा सकते। वो पीरियड होता है मार्केट पीरियड, जिसको हम सबसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में जो प्राइस प्रिवेल करता है वो हमारा कौन सा प्राइस होता है, वो हमारा मार्केट प्राइस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, अब इसमें हम सप्लाई को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट, एक लिमिट तक ही हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। अंडर विच सप्लाई कैन बी एडजस्टेड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फर्म कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन द साइज ऑफ द प्लांट। तो फर्म क्या कर सकती है, फर्म के प्लांट के साइज में चेंज नहीं ला सकती, अपने प्लांट के साइज को एक्सटेंड नहीं कर सकती, लेकिन सप्लाई को चेंज कर सकती है अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट और अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लो एक पर्सन है ए, इसकी क्या है, हलवाई की दुकान है, हलवाई है मेनली। तो ये क्या करता है, समोसे बेचता है। अब इसने जो है एट ए टाइम 30 समोसे बना कर रख रखे हैं अपने पास। एक कस्टमर आया और उसने 30 के 30 को खरीद लिया। अब जो और कस्टमर आएंगे वो भी तो डिमांड करेंगे, उसके लिए इसने अलग से 50 समोसे का जो अपने पास मटेरियल है वो रख रखा है। तो इसका मतलब अब ये 50 समोसा और मैन्युफैक्चर कर सकता है, इससे ज्यादा की इसके पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड हो गया, ये शॉर्ट पीरियड हो गया। इसमें ये प्लांट के साइज को एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये ज्यादा से ज्यादा 50 समोसा और सेल कर सकता है, इससे ज्यादा आप फिर ये कस्टमर को वापस ही भेज देगा। तो ये कौन सा पीरियड हो गया, ये शॉर्ट पीरियड हो गया। और शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारा जो प्राइस होता है वो कौन सा होता है, सब नॉर्मल प्राइस होता है। याद रखना, जो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो प्राइस प्रिवेल्स करता है वो हमारा कौन सा होता है, सब नॉर्मल प्राइस होता है। आई थिंक मैच ऑफ द फ्लोइंग के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, एक साइड हमें पीरियड दे रखे थे, दूसरी साइड हमें प्राइस दे रखे थे और हमको मैच करना था कि कौन से पीरियड में कौन सा प्राइस प्रिवेल्स करता है। तो मार्केट पीरियड में मार्केट प्राइस, शॉर्ट पीरियड में सब नॉर्मल प्राइस प्रिवेल्स करता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड। अब लॉन्ग पीरियड कौन सा है, जिसमें हम अपने प्लांट की कैपेसिटी को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक फर्म है ए, मान लो एक फर्म है ए, उस फर्म के पास क्या है, एक काफी जो है ह्यूज अमाउंट का ऑर्डर आया किसी भी चीज के रिगार्डिंग, लेकिन इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। अब इसने अपनी प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ा लिया। ठीक है, या तो इसने गोडाउन ले लिया या कुछ भी कर लिया, इसकी प्लांट की कैपेसिटी को भी इसने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो ये कौन सा पीरियड था, ये लॉन्ग पीरियड था। तो लॉन्ग पीरियड्स में हम क्या कर सकते हैं, अपने फर्म की कैपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है जो लॉन्ग पीरियड में जो प्राइस प्रिवेल्स करता है वो हमारा कौन सा होता है, नॉर्मल प्राइस होता है। तो लॉन्ग पीरियड के अंदर हमारा नॉर्मल प्राइस प्रिवेल करता है। इसके बाद सेकुलर पीरियड, इट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग पीरियड इन विच हैबिट्स, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो अंडरगो ए चेंज, जिसके अंदर हर एक चीज चेंज हो सकती है। जो हमारी पॉपुलेशन है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो भी चेंज हो सकती है, हमारे जो कस्टमर है उनकी हैबिट्स भी चेंज हो सकती है, टेस्ट भी चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकती है। जब हर एक चीज जो है हमारी चेंज हो सकती है, वेरिएबल होती है, वो पीरियड होता है हमारा सेकुलर पीरियड। और सेकुलर पीरियड के अंदर जो प्राइस प्रिवेल करता है वो हमारा सेकुलर प्राइस होता है। तो प्राइस इसका इंपॉर्टेंट है, मार्केट पीरियड में मार्केट प्राइस, शॉर्ट पीरियड में सब नॉर्मल प्राइस, लॉन्ग पीरियड के अंदर नॉर्मल प्राइस और मार्केट सेकुलर पीरियड के अंदर हमारा सेकुलर प्राइस ही प्रिवेल्स करता है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोनोपोली मार्केट के बारे में। अब मोनोपोली जनरल सेंस में बात करें, एक सिंगल सेलर। सो मोनोपोली इज ए फर्म दैट इज द सोल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो एक मोनोपोली एक ऐसी फर्म है जो सोल सेलर है, मतलब कि कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही है जो सिर्फ वो ही कर सकती है, किसी और के पास राइट ही नहीं है या किसी और के पास उस चीज को बनाने की टेक्निक ही नहीं है, विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट। और इसके प्रोडक्ट्स का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। जनरली इसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है जितने भी मोनोपोली है, बट
डिपेंड करता है कि मोनोपोली कौन सी, क्योंकि मोनोपोली के भी आगे टाइप्स होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे इंडिया के अंदर रेलवे जो है मोनोपोली का पार्ट है, ठीक है। आईआरसीटीसी जो है वही कंट्रोल करती है रेलवे को। ए मोनोपोली फर्म हैज अ मार्केट पावर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो एक मोनोपोली फर्म के पास एक पावर है कि वो प्राइस को क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है ऑफ द प्रोडक्ट इट सेल्स। दैट्स व्हाई मोनोपोली फर्म इज आल्सो ए प्राइस मेकर। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो फर्म क्या थी, प्राइस टेकर थी, बट अंडर द मोनोपोली फर्म इज ए प्राइस मेकर। तो फर्म क्या है, हमारी प्राइस मेकर है, वो प्राइस को खुद से डिसाइड करती हैं, ना कि जो इंडस्ट्री ने डिसाइड करा उस प्राइस पर सेल करती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर हमारा है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। हम कंपैरिजन करते रहेंगे परफेक्ट कंपटीशन के साथ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स से और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स से, बट यहाँ पर सेलर तो एक ही है, लेकिन जो बायर्स हैं वो क्या है, हमारे ज्यादा सारी संख्या में है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सबसे खास बात इसका ये है कि इसमें किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा आपको। जो मोनोपोली सेल कर रहा होगा प्रोडक्ट को, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जबरदस्ती आपको एक ही फर्म से उस चीज को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। तो दूसरी फर्म्स के लिए क्या है, यहाँ पर बैरियर्स होते हैं। नई फर्म्स यहाँ पर एंटर नहीं कर सकती। बैरियर्स कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी हो सकता है कि जो टेक्निक, जो मशीनरी चाहिए उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, वो सिर्फ एक ही फर्म के पास हो। डिपेंड करता है कि वो बैरियर्स कौन से हैं। फोर्थ है मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। तो मोनोपोली के अंदर फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती है, यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता। प्राइस मेकर है मोनोपोली, ऑलवेज ए प्राइस मेकर, हमेशा जो है प्राइस खुद से डिसाइड करती है, क्योंकि इंडस्ट्री भी वही है और फर्म भी वही है, तो इसलिए जो है प्राइस मेकर रहती है हमेशा। नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो प्राइस सेट किए जाते हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेस पर ही सेट किए जाते हैं। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, मतलब कि क्या, मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे रिक्वायर्ड है ही है, चाहे कुछ हो जाए, मान लो गेहूं की बात करें या आटे की बात करें, मुझे चाहिए ही चाहिए, रोटी तो मैंने रोज खानी है, या नमक की बात करें, चलो नमक की बात करते हैं। अब सोल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना, क्योंकि सब्जी में या नॉर्मली हम यूज़ करते रहते हैं, इसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। ऐसा तो नहीं है ना कि कल को अगर प्राइस 100 रुपये कर दिए तो मैं नमक यूज़ करना ही बंद कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जिस चीज़ की डिमांड इनइलास्टिक होती है तो मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, उस चीज़ का प्राइस हमेशा हाई रखते हैं। और जिस चीज़ की डिमांड इलास्टिक होती है, मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसके प्राइस बढ़ गए, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, मैं अब उसको यूज़ नहीं करता, जब प्राइस कम होंगे तब यूज़ करना स्टार्ट कर लेंगे। उस चीज़ के प्राइस हमेशा कैसे डाउन सेट किए जाते हैं, कम प्राइस सेट किए जाते हैं। तो मोनोपोलिस्ट जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेस पर ही प्राइस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ओके, चलिए अब रीजन ऑफ राइजिंग ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली राइज होने के क्या क्या रीजन है, क्या कारण है? सबसे पहला रीजन तो यही है कि ए सिंगल फर्म ओन से की रिसोर्स। मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने में कोई एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो और किसी के पास है ही नहीं, तो इस चीज से क्या हो जाएगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जब दूसरी फर्म्स के पास वो रिसोर्स होंगे नहीं, वो रिसोर्सेज होंगे ही नहीं, तो दूसरी फर्म प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करेगी। तो एक सिंगल फर्म ओन से की रिसोर्स, जो मेन रिसोर्स है वो एक सिंगल फर्म के पास ही है, तो उस टाइम पर हमारी मोनोपोली क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। द गवर्नमेंट गिव्स ए सिंगल फर्म द एक्सक्लूसिव राइट, जैसे कि आईआरसीटीसी के पास है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट ही राइट प्रोवाइड कर रही है, किसी दूसरे फर्म को राइट प्रोवाइड नहीं करा, तो इससे भी मोनोपोली क्या होगी, राइज होगी। लास्ट है नेचुरल मोनोपोली। आपको पता है कि जब जियो आई थी, जो रिलायंस जियो कंपनी आई थी, उस टाइम पर उसने फ्री में सिम्स बांटना स्टार्ट कर दिए थे, नेट भी फ्री में, कॉलिंग सब कुछ फ्री था। तो ये तो क्या था, ये भी एक मोनोपोली का क्या था, रीजन था, ठीक है। तो ये नेचुरल मोनोपोली थी। जब आप खुद से अपने प्राइस को रिड्यूस करके आप पूरी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो वो भी क्या पार्ट हो जाता है, मोनोपोली का ही पार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। तो आपसे एग्जाम्पल की फॉर्म में क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? कंडीशन हमारी सेम ही रहेगी, हमारी कंडीशन मेनली दो ही रहती हैं। पहला तो ये है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के। सेकंड कंडीशन ये है कि एमसी कर्व जो है वो कट करे किस चीज को, एमआर कर्व को फ्रॉम बिलो। अब देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ द फर्म्स इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो कौन कौन सी है? पहला तो ये है कि जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे, शॉर्ट रन के अंदर की बात, शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं, कि जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है। वो कब होगा, जब एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाएगी एवरेज रेवेन्यू के। इट मींस
कि जो कॉस्ट आ रही है वो हमारे एवरेज रेवेन्यू के इक्वल आ रही है, तो फर्म को क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहा है। फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। वो कब होगा, जब हमारी एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो रेवेन्यू आपका ग्रेटर हो जाएगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। उस टाइम पर एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। अब फर्म को लॉस भी हो सकता है, वो कब होएगा, जब हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो ग्रेटर हो जाएगी किस चीज से, एवरेज रेवेन्यू से। ग्राफ के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि कब फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस फेस करती है फर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर अगर हम बात करें, नॉर्मल प्रॉफिट के अगर अंदर हम बात करें तो फर्म जो है किस पॉइंट पर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, जब उसका एसी जो है वो एआर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। पहले तो हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन को जानते हैं। इसमें जो है एमआर जो है और एआर दोनों के दोनों हमारे डाउनवर्ड है। क्यों, क्योंकि अगर एक फर्म को ज़्यादा सेल करना है तो उसको अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तभी फर्म क्या कर सकती है, ज़्यादा अमाउंट में सेल कर सकती है। डेट्स वाई एआर जो एमआर है वो हमारे डाउनवर्ड रहते हैं। बट अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, वहाँ पे एआर जो है एमआर के इक्वल होता है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि एक फर्म प्राइस को कभी भी चेंज नहीं कर सकती अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। डेट्स वाई वो स्ट्रेट लाइन होता है। जिस प्राइस, जो सा प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन कर दिया उसी प्राइस पर उसको सेल करना पड़ता है। तो हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशंस कौन सी थी, पहली बात तो हमारा एमआर जो है एमसी के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए एमआर कहाँ पे है हमारा, ये हमारी लाइन है एमआर की, देखिए ये है एमआर और ये है हमारा एमसी। पहली सिचुएशन तो ये एमआर किसके इक्वल होना चाहिए, एमसी के इक्वल। ये देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल है। सेकंड है एमआर जो है, एमसी जो है एमआर को कट करे फ्रॉम बिलो। एमसी जो है ये रही एमसी और एमआर को कट करे फ्रॉम बिलो, तो इसी पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यही पॉइंट हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो देखिए ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा एसी जो है एआर के इक्वल हो जाता है। अब ये हमारी एसी रही और ये हमारा क्या रहा, एआर रहा। तो जिस पॉइंट पर एसी और एआर इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात हो रही है, जिस पॉइंट पर एसी और एआर इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट पर फर्म को क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपने इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सेम सिचुएशन सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में रहेगी, बट सिचुएशन यहां पे ये रहेगी, जो हमारा एसी है वो कम होगा एआर से, तभी एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये कर्व है हमारी एसी की, अगर यहां पे आप ग्राफ में देखेंगे तो एसी की कर्व ये रही और एआर की कर्व ये रही। अब इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, गैप है। एआर ज्यादा है हमारा एसी से, तो यही हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सेम सिचुएशन हमारी किस में रहेगी, लॉस में रहेगी। बट यहां पर क्या होगा, एसी ज्यादा होगा किसी से, एआर से। ग्राफिकल देखिए ये हमारी कर्व है कि कौन सी, एसी की, और ये कर्व है हमारी एआर की। अब एसी ज्यादा है एआर से और इसके बीच का जो गैप है ये कौन सा है, हमारा लॉस है। फर्म क्या फेस कर रही है, लॉस फेस कर रही है। तो इसका मतलब मोनोपोली फर्म भी जो है लॉस को फेस कर सकती है। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मोनोपोली फर्म भी क्या करे, लॉस को फेस करे। वो कब होगा, जब एसी जो है एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइस मार्कअप, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। द प्राइस मार्कअप कैन बी यूज टू मेजर द पावर ऑफ मोनोपोलिस्ट। तो अगर हमको जानना है कि मोनोपोलिस्ट की क्या पावर है प्राइस को डिसाइड करने की, तब हम यूज करते हैं प्राइस मार्कअप। सो व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जब हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है, इट मीन्स कि अगर मोनोपोली ने प्राइस बढ़ा दिए तो जो कस्टमर है वो डिमांड करना कम कर देंगे या बंद ही कर देंगे। उस टाइम पर जो प्राइस मार्कअप होता है जीरो। इसका मतलब मोनोपोलिस्ट के पास कोई पावर नहीं है, बिल्कुल जीरो पावर है प्राइस को चेंज करने की। और जब हमारी डिमांड इनइलास्टिक होती है, मतलब अगर मोनोपोलिस्ट ने प्राइस बढ़ा भी दिए तभी भी हम डिमांड करेंगे, उस टाइम पर जो मार्कअप की वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, जान लेना। मार्कअप जीरो का मतलब ये है कि अब मोनोपोलिस्ट के पास कोई पावर नहीं है प्राइस को चेंज करने की, क्योंकि अगर उसने प्राइस ज्यादा करे तो हो सकता है डिमांड कम हो जाए या बिल्कुल बंद ही हो जाए। तो अगर डिमांड इनइलास्टिक रहेगी या मार्कअप 1 रहेगा तभी वो प्राइस को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब सेटिंग ऑफ प्राइस बाय मोनोपोलिस्ट। अब मोनोपोलिस्ट प्राइस को कैसे सेट करते हैं, तो 2 सिचुएशन है। या तो वो सेम प्राइस पर हर एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे, मान लो 5 रुपीज है तो 5 रुपीज पर ही हर एक कस्टमर को, कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। सेकंड सिचुएशन ये आती है, वो क्या करेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, इट मीन्स
डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे किससे, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से। तो दो सिचुएशन आती हैं, या तो वो सेम प्राइस सेट चार्ज करेंगे सभी कस्टमर से, या डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से। अब बात आती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें जनरली एग्जांपल की फॉर्म में आपसे आस्क किया जाता है, तो मैं एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके अंदर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? ए मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर्स। तो अगर एक मोनोपोलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट बायर्स से फॉर द सेम प्रोडक्ट, मेन बात यहाँ पे ये है कि हमारा प्रोडक्ट सेम रहेगा लेकिन प्राइस डिफरेंट चार्ज किए जाएंगे, उस टाइम पर हम कहेंगे क्या किया जा रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब तीन तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। सो अंडर दिस मोनोपोलिस्ट चार्ज ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस द कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर ईच यूनिट सोल्ड। तो एक मोनोपोलिस्ट क्या है, कितना प्राइस चार्ज करता है, जितना सामने वाला पे करने के लिए तैयार है उतना प्राइस जो है चार्ज किया जाता है। इट मीन्स कि अगर मैं किसी चीज के लिए 10 रुपये पे करने के लिए तैयार हूं, हालांकि वो चीज है 5 रुपए की, तो मोनोपोलिस्ट जो है मुझे 10 रुपये ही चार्ज करेगा। ऐसा कब होता है जानिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मूवी टिकट सोल्ड इन ब्लैक। मान लो आपको मूवी देखनी थी, आपकी फेवरेट मूवी जो है आज रिलीज हुई है, लेकिन जो हाउस है वो फुल हो चुका है, लेकिन आपको देखनी भी है। टिकट का प्राइस है 150 रुपीज। आप गए, अब आपको टिकट तो वैसे तो मिलेगी नहीं, आपने क्या करा, ब्लैक में लेने की सोची। अब वो टिकट ब्लैक में मिल रही है आपको 250 रुपीज की, तो इस वक्त आप उस टिकट के लिए 250 देने के लिए भी क्या है, तैयार हैं। तो जो वो चार्ज करेगा आपसे 250 ही चार्ज करेगा, हालांकि टिकट का प्राइस कितने का है, 150 रुपए का है। तो इट मीन्स कि जितना प्राइस एक कस्टमर पे करने के लिए तैयार है उतना ही प्राइस क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो यहां पर जितना भी कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस पे एंड द प्राइस विलिंग टू पे, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। और यहां पर जितना भी कंज्यूमर सरप्लस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टुवर्ड्स द मोनोपोलिस्ट। ओके, तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जिसमें आप जितना पे करने के लिए तैयार है मोनोपोलिस्ट उतना ही प्राइस आपसे क्या करता है, चार्ज करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी और द चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। तो अब जो है क्वांटिटी के बेस पे मैं क्या कर रहा हूं, प्राइस चार्ज कर रहा हूं। लाइकवाइज अगर मान लो एक कस्टमर एक यूनिट खरीदता है तो मैं उससे 5 रुपीज ही प्राइस चार्ज करता हूं, लेकिन अगर कोई होलसेल रेट में होलसेल में खरीदेगा, इट मीन्स कि 50 क्वांटिटीज खरीदेगा तो मैं उसे 4 रुपीज चार्ज करूंगा। तो जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो हमारा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। एग्जांपल होलसेल प्राइसिंग, तो इसका एग्जांपल क्या है, होलसेल प्राइसिंग है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, मतलब कि एग्जांपल दे दिया और पूछा कि बताओ ये किसका एग्जांपल है, फर्स्ट डिग्री का, सेकंड डिग्री का, या थर्ड डिग्री का, या नन ऑफ द अबव। इस तरह आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। लास्ट है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन सा होता है, सेगमेंट द मार्केट इनटू 2 और मोर ग्रुप्स। हम क्या कर रहे हैं, अपने मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप में, with separate demand curve and charging the member of each group the same price but member of different group different price। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। अब जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं, एयर फेयर। आपने कभी ट्रेन में या एयरप्लेन में ट्रैवल किया हो तो उसमें क्या होता है, एक बिजनेस क्लास होता है, एक नॉर्मल भी होती है। तो बिजनेस क्लास की जनरली जो टिकट्स होती हैं वो हाई होती हैं, हालांकि जाना तो एक ही प्लेन के अंदर है, बट बिजनेस क्लास से ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जाते हैं और नॉर्मल से कम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, हमारा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलिए अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा होता है, ये एक इस तरह का इम्परफेक्ट कंपटीशन है वेयर मैनी प्रोड्यूसर्स सेल गुड्स एंड सर्विस दैट आर सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पर जो है गुड्स तो सेल किए जाते हैं, लेकिन उन गुड्स का सब्स्टिट्यूट भी होता है और डिफरेंशिएट भी होते हैं एक दूसरे से। ओके, तो मेन यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा वो डिफरेंशिएटेड का आएगा, डिफरेंशिएशन का आएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का।
तो प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट तो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट होगा दूसरे प्रोडक्ट से। तो जो रियल मार्केट एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ पर, वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही है। तो किस तरह डिफरेंशिएट किया जाएगा? मान लो ब्रांडिंग के साथ, क्वालिटी के साथ, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, किसी की नहीं। कैसे कहते हैं ना, हम लोकल प्रोडक्ट्स भी है मार्केट के अंदर, ब्रांडेड भी है, शूज एडिडास का भी मिल जाएगा या लोकल भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा मोनोपोलिस्टिक का। इसके एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट, क्लोथिंग हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जितने भी गुड्स होते हैं ये हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंडस्ट्री के ही हमारे क्या है एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर हैव सम इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर प्राइस, तो यहाँ पर कुछ मार्केट पावर तो है प्रोड्यूसर्स के पास, लेकिन क्या है, दे आर प्राइस मेकर नॉट प्राइस टेकर, बट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर देन इट वुड बी अंडर ए मोनोपोली, दैट इज दे कैन लूज कस्टमर्स। तो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर के पास पावर तो है कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन अगर उसने प्राइस को ज़्यादा चार्ज किया तो भाई साहब वो अपने कस्टमर को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा प्राइस को चार्ज नहीं कर सकता, उसको मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हाँ ये है, जैसे कि मैगी आती है नेस्ले की, वो 14 रुपीज़ की है, 12 रुपीज़ की आती है, और अगर यूपी नूडल्स की बात करें वो 10 रुपीज़ की आती है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क चल जाएगा। बट अगर इससे ज़्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया तो नेस्ले वाले भैया अपने कस्टमर को लूज कर देंगे और सारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, यूपी के ऊपर। ओके ठीक है, चलिए अब इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। अगेन यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, सेम एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सबसे मेन जो फीचर इसका यहाँ पर है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। हर एक जो सेलर है उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिफरेंशिएट मिलेगा आपको, समहाउ कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। जैसे मान लो क्वालिटी का फर्क हो सकता है, ब्रांडिंग का हो सकता है, किसी भी चीज़ का फर्क हो सकता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द वन ऑफ द मेन फीचर। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सेम यहाँ पे कोई भी नई फर्म ऐड हो सकती है, कोई भी मार्केट को छोड़कर जा सकती है। सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं थी क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट थे वो होमोजीनियस थे। यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, डेट्स वाई यहाँ पर जो है सेलिंग कॉस्ट है। हाँ कोई प्रमोशन करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट करके कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, डेट्स वाई यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। सेलिंग कॉस्ट मतलब कि आप एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड कर रहे हो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लाइक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, या फिर प्रमोशन कर रहे हो किसी भी तरह का। इम्परफेक्ट नॉलेज, अब मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब हर एक चीज़ की प्रोडक्ट की नॉलेज हमें हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कस्टमर को हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, इम्परफेक्ट नॉलेज है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। नॉन प्राइस कंपटीशन, जनरली जो मार्केट्स में कंपटीशन चलता है वो प्राइस के बेस पर चलता है, बट यहाँ पर जो है नॉन प्राइस कंपटीशन भी प्रिवेल करता है। इट मीन्स कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, या तो उनको अट्रैक्टिव बना रहे हैं अच्छी पैकिंग कर कर, या अच्छी क्वालिटी से बेच रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ यहाँ पर प्राइस ही है, क्वालिटी भी मैटर करती है, आपके प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी है वो भी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर करती है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन रेशियो। तो कंसंट्रेशन रेशियो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कंसंट्रेशन रेशियो होती क्या है? So concentration ratio measures the total output produced in an industry by a given number of firm, कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है पूरी इंडस्ट्री के थ्रू। एक चीज और याद रखना, मैं आपको बताना भूल गया, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है यहाँ पर हम इंडस्ट्री वर्ड को यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पर ग्रुप को यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ फर्म्स को हम यहाँ पर ग्रुप कहते हैं, ना कि इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स को हम इंडस्ट्री कह सकते हैं, बट यहाँ पर हम मेनली जो टर्म यूज करते हैं वो ग्रुप की यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन रेशियो हमें यह बताती है कि एक ग्रुप ने कितना आउटपुट को क्या करा है, प्रोड्यूस करा है। जैसे कि मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किया था, एक हैंडलूम इंडस्ट्री पानीपत की अगर हम बात करें, तो इस इंडस्ट्री में जो है एक दिन में कितना आउटपुट या एक मंथ में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है सारी फर्म्स के थ्रू, जितनी भी फर्म्स इससे लिंक रखती हैं, वो हम मेजर करेंगे किससे, कंसंट्रेशन रेशियो से। अब जो कंसंट्रेशन रेशियो होती है वो मोस्ट कॉमन जो बात करें, अगर हम CB4 और CB8 दो तरह की मेनली हम कंसंट्रेशन रेशियो को यूज करते हैं। अब कंसंट्रेशन रेशियो की जो रेंज होती है वो 0% से लेकर 100% होती है। 0% का मतलब ये है कॉम्पिटिटिव फर्म। अगर मान लो प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आउटपुट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसका मतलब कॉम्पिटिटर्स काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन रेशियो है वो कैसी है, 0 है। और अगर बहुत कम रेयर आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है तो उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन रेशियो है वो कितनी कैसी है, 100% है। इसका मतलब मोनोपोली का केस अराइज हो चुका है। ओके,
तो कंसंट्रेशन रेशियो जीरो कब होगी? जब हमारी जो फर्म्स होंगी काफ़ी सारी होंगी, इसका मतलब आउटपुट ज़्यादा सारा प्रोड्यूस हो रहा है, उस टाइम पर कंसंट्रेशन रेशियो कितनी होगी हमारी? जीरो होगी। और आउटपुट बहुत कम है, तो इसका मतलब जो केस है वो किसका है? मोनोपोली का है। और कंसंट्रेशन रेशियो कितनी है? 100% है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आस्क किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो सेम इक्विलिब्रियम हमारा मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी डिटरमाइन किया जाएगा, दो तरह का, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन के अंदर हम बात करेंगे एबनॉर्मल, नॉर्मल और लॉस। मतलब कि शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है और लॉस भी फेस कर सकती है। और अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही क्या करेगी? अर्न करेगी। अब कंडीशन सेम रहती है हमारी इक्विलिब्रियम की, एमआर जो है एमसी के इक्वल होना चाहिए और एमसी कट करे एमआर को फ्रॉम बिलो। चलिए देखिए, अगेन जो एआर है, एमआर है, डाउनवर्ड है, लेकिन इतना डाउनवर्ड नहीं है जितना हमारा मोनोपोली के अंदर था। डाउनवर्ड होने का एक ही रीजन होता है कि अगर फर्म को ज़्यादा सेल करना है तो उसको अपने प्राइस कम करने ही पड़ेंगे, तभी एक फर्म ज़्यादा सेल कर सकती है। तो पहला केस कौन सा है? सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम सेम रहेगा हमारा, जहां पर एमसी जो है एमआर को क्या कर रही है? कट कर रही है। देखिए जहां पर एमसी जो है एमआर को क्या कर रही है? कट कर रही है फ्रॉम बिलो। तो वो पॉइंट हमारा कौन सा हो जाता है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर हमको जानना है कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या कर रही है, तो इसके लिए आप देखिए एआर और एसी को। तो एआर हमारा ज़्यादा है एसी से। ग्राफ में आप देख सकते हैं एआर जो है, ये देखिए ये एआर की लाइन है और ये देखिए ये एसी की लाइन है। तो एआर जो है वो ज़्यादा है एसी से और इसके जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। जब ये एआर एसी के इक्वल हो जाएगा, अभी तो ऊपर से जा रही है एसी, अभी तो एआर ऊपर से जा रहा है, बट जिस टाइम पर एसी और एआर इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पर एक फर्म को क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और जिस टाइम पर हमारा एसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एआर से, वो जो सिचुएशन आ जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है एसी और ये है हमारा एआर। अब एसी ज़्यादा है एआर से, तो इसलिए जो है फर्म क्या फेस कर रही है? लॉस फेस कर रही है। अब लॉन्ग रन के अंदर बात करें तो फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है और नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब एसी जो है एआर की क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस सिचुएशन में आपको पता लग ही गया होगा, ये हमारा एसी और ये हमारा एआर, तो फर्म क्या कर रही है? नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट। लास्ट जो मार्केट है हमारी ओलिगोपोली है। सो ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है, इतने सेलर्स नहीं होते जितने और मार्केट्स के अंदर होते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्टिक के अंदर इतने सेलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कम सेलर्स देखने को मिलेंगे। डेट्स वाइज को कहा जाता है कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू। सो एन ओलिगोपोली इज एन इंडस्ट्री विच इज डोमिनेटेड बाय फ्यू फर्म्स। तो यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, कम होते हैं। In this market there are few firms which sell homogeneous or differentiated product। तो प्रोडक्ट homogeneous भी हो सकता है और differentiated भी हो सकता है। ओके ठीक है। सो ओलिगोपोली मार्केट आर, इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गया, सारी हमारी किसकी इंडस्ट्री हैं? ओलिगोपोली के अंदर ही आती हैं। चलिए इसके जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये कि इसमें फर्म्स जो होती हैं वो कितनी होती है? कम होती हैं, फ्यू फर्म्स हमको देखने को मिलती हैं। सेकंड है बैरियर्स टू एंट्री। इतनी इजीली आप इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, डेट्स वाई एक बैरियर का काम करती है। तो यहाँ पर जो बैरियर्स हैं वो होते हैं, इतनी ईजिली आप एंट्री नहीं ले सकते इस फर्म के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। जनरली बात करें नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ पर जो है सिर्फ प्राइस कंपटीशन नहीं होता, नॉन प्राइस कंपटीशन भी किया जाता है। लाइकवाइज क्वालिटी पर फोकस किया जाता है, ब्रांडिंग पर फोकस किया जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, इनसे कंपटीशन को इधर चलाया जाता है। इंटरडिपेंडेंस है, एक फर्म दूसरे फर्म के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। मतलब कि अगर एक फर्म ने प्राइस चेंज करा तो दूसरी को भी चेंज करना ही पड़ेगा। ओके। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, इट मीन सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। इनडिटर्मिनेट ऑफ द डिमांड कर्व, तो यहाँ पर डिमांड कर्व को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्म जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक फर्म ने प्राइस चेंज करा तो दूसरे फर्म को भी उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना पड़ेगा। डेट्स वाई हम यहाँ पर डिमांड कर्व को डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलिए ओलिगोपोली मॉडल्स की अगर हम बात करें तो हमारे 3 मेजर मॉडल्स हैं ओलिगोपोली के। कौन कौन से? कार्नोट मॉडल, बर्टन मॉडल एंड एजवर्थ मॉडल। वैसे तो मैंने इन मॉडल को सेपरेट डिस्कस करूंगा आपके साथ, यहाँ पर मैंने इतना डीप डाउन जाकर डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है पहले ही। ओके, तो इसलिए जो है इसको एक बेसिक पार्ट में मैंने कवर करा है। इन
मॉडल्स को मैं अलग से, अगर आप कहोगे तो अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्नट मॉडल। तो दिया किसने था? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ऑगस्टिन कॉर्नट ने इसको दिया था 1838 के अंदर। तो इसके जो प्रोपाउंडर हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। ही कंसिडर द केस ऑफ ड्यूपोली। तो इन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ड्यूपोली का केस लिया था। ड्यूपोली क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो फर्म्स ही होती है। मोनोपोली के अंदर एक होती है, ड्यूपोली के अंदर सिर्फ हम दो फर्म्स को ही एज्यूम करके चलते हैं। अंडर दिस मॉडल इट इज एज्यूम्ड दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो। हम मान के चले थे, इसको एक्सप्लेन करते वक्त हम मान के चले थे, जब मैं इसको आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम पे मैं इसको क्लियरली बताऊंगा ग्राफ के साथ। अभी मैंने ग्राफ भी इंक्लूड नहीं करे हैं। इसमें हम एक अजम्पशन लगा के चलते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मेनली हम यहाँ पे एग्जांपल वाटर का लेके चलते हैं कि एक फर्म वाटर ही क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो वाटर को सेल करने के लिए, बनाने के लिए उसको कॉस्ट जो है जीरो ही आती है, हम मान के चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम मान के चलेंगे इसके अंदर जीरो। अंडर दिस ईच फर्म इज एक्ट एज अदर फर्म विल नॉट चेंज द आउटपुट। तो एक फर्म इस वे में रिएक्ट करती है कि दूसरी फर्म जो है अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगी। एंड ऑल्सो नॉट फिक्स द प्राइस एंड सेल देयर आउटपुट ऑन मार्केट प्राइस। हम एक एजम्पशन लगा के चलते हैं कि हम कुछ भी करें दूसरे वाली फर्म चेंज नहीं करेगी, ऐसा एक अजम्पशन लगा के चलते हैं। इसके बाद आता है बर्टेंट्स मॉडल। बर्टेंट्स मॉडल किसने दिया था? जोसेफ बर्टेंट ने दिया था, 1883 में दिया था। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। हेयर फर्म विल मेंटेन ए कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पर जो है फर्म अपने प्राइस को चेंज नहीं करेगी, यहाँ पर प्राइस को हमेशा कांस्टेंट मान के चलेंगे हम अपना, वो कुछ भी हो सकता है। इन दिस मॉडल रिएक्शन कर्व इज फॉलोड। इसका मतलब, रिएक्शन कर्व का मतलब क्या है? अगर एक फर्म कुछ भी चेंज करती है, अपने आउटपुट के रिगार्डिंग चेंज करती है, तो दूसरी फर्म भी उसको क्या करेगी? फॉलो करेगी। तो यहाँ पे इसलिए रिएक्शन कर्व को फॉलो किया जाता है। इसके बाद जो मॉडल आया हमारा एजवर्थ मॉडल आया। ये किसने दिया? एजवर्थ ने दिया 1897 में। इट इज एज्यूम दैट फर्म सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो फर्म है वो कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रही है? होमोजीनियस, सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रही है। अनदर मेजर assumption is that if firm reduces prices then other also reduce, but if firm increases the other will not increase। चालाकी करी जाती है यहाँ पर क्या, कि अगर एक फर्म प्राइस को रिड्यूस करेगी तो दूसरी भी करेगी, लेकिन अगर एक फर्म प्राइस को इंक्रीज करेगी तो दूसरी फर्म बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो कहेगी जा भाई जो करना है कर ले, इसलिए दूसरी फर्म इसमें प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आते हैं, इसकी एक अजम्पशन है। ओके सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक आज का। होप सो अच्छा लगा होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन कौन कौन से हमारे? इफ ए फर्म सेल्स इट्स आउटपुट ऑन ए मार्केट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मेनी सेलर्स एंड बायर्स, ए होमोजीनियस प्रोडक्ट, अनलिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्सेज, मोबिलिटी एंड परफेक्ट नॉलेज, देन द फर्म इज ए। तो ये सारे फीचर्स अगर किसी फर्म में दे रखे हो तो वो फर्म कौन सी होगी? मोनोपोलिस्ट, ओलिगोपोलिस्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिटर और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट है, which of the following market comes close to satisfying the assumption of perfectly competitive market structure? तो कौन से जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर की एजम्पशन को सेटिस्फाई करती है? ए स्टॉक मार्केट, बी द मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, सी द मार्केट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है थर्ड, which of the following is a barrier to entry that typically result in monopoly? A the firm control the entire supply of raw material, B production of the industry output is subject to economics of scale over a broad range of output, C production of the industry product requires a large initial capital investment, D the firm hold an exclusive government franchisee। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डेप्रिसिएशन ऑफ द यूएस डॉलर रिलेटिव टू द फॉरेन करेंसी विल मेक। अगर डेप्रिशिएट होती है यूएस डॉलर की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, तो उस टाइम पर क्या होगा? फॉरेन इंपोर्ट लेस एक्सपेंसिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बी यूएस एक्सपोर्ट्स लेस एक्सपेंसिव इन फॉरेन कंट्रीज, सी द डिमांड ऑफ यूएस एक्सपोर्ट डिक्रीज, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फर्म्स इज लाइकली टू बी ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर? ए टेलीफोन लोकल कंपनी, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ए रेस्टोरेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे। ओके, होप सो वीडियो आज की अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एनटीयू कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।